Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा कदम। एसआईआर में गड़बड़ी की अपील के निपटारे पर निर्देश देते हुए सीजेआई ने कहा, अब बंगाल के सिविल जजों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अफसर भी डॉक्यूमेंट जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नदी प्रदूषण मामला बंद किया। एनजीटी में कार्यवाही पुनर्जीवित करने का दिया निर्देश। कहा, एनजीटी को अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए। यमुना नदी प्रदूषण से शुरू हुआ था मामला। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, कैदियों को नियमित चिकित्सा जांच का है अधिकार। जेल अधिकारियों को कैदियों की स्वास्थ्य स्थितियों का ध्यान रखना होगा। जेल में हर 2 साल में स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। कांतारा फिल्म के संदर्भ में दिए गए बयान पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रणवीर सिंह को लगाई फटकार। कहा, अभिनेताओं को जिम्मेदार होना चाहिए। अभिनेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए सिविल जजों की तैनाती की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत हो तो बाहर से भी जजों को बुलाया जा सकता है। 20 फरवरी को कोर्ट ने जिला जजों और अतिरिक्त जिला जजों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसमें सेवानिवृत्त जज भी शामिल थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एसआईआर के लिए 250 जजों की जरूरत है, जो 50 लाख मतदाताओं के मामलों का फैसला करेंगे। अगर हर जज एक दिन में 250 मामले भी निपटाए तो भी 80 दिन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल जजों की तैनाती से काम तेजी से होगा। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहा कि वे ओडिशा और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से संपर्क करें और वहां से जजों की मदद लें। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर सकता है और उसके बाद भी मतदाताओं की सूची में बदलाव किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के दौरान जो भी आदेश या दिशा निर्देश जज देंगे वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश माने जाएंगे और राज्य सरकार को उनका पालन करना होगा। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एसआईआर को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया है और विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नदी प्रदूषण पर 2021 में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले को बंद कर दिया है और राष्ट्रीय हरित न्यायालय में चल रही कार्यवाही को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि एनजीटी इस मामले के लिए उपयुक्त मंच है और कई मंचों पर चल रही कार्यवाही से निरंतरता और एकरूपता प्रभावित होती है। बेंच ने कहा कि नदी प्रदूषण के मुद्दे पर एनजीटी में कार्यवाही की जानी चाहिए और कई मंचों पर चल रही कार्यवाही से निरंतरता और एक रूपता प्रभावित होती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 2021 में हमने स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि एनजीटी को पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य करने का अधिकार है और उसे अनुपालन की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि एनजीटी की जिम्मेदारी केवल निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सरकारी और अन्य पक्षकारों द्वारा आदेशों के अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नदी प्रदूषण के मुद्दे पर एनजीटी ही उपयुक्त मंच है और इस मामले को वहीं भेजा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इस अदालत के लिए सभी प्रदूषित नदियों को देखना संभव है। हम इसे एक एक करके देख सकते हैं। हम भी कई मामलों में निर्देश जारी करते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि हम मामलों को एक साथ कैसे संभालते हैं, क्यों कई मुद्दों को इस तरह से उठाया जाए। इस मामले की शुरुआत यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर हुई थी। कोर्ट ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और इसका दायरा बढ़ाकर कई राज्यों में नदियों में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन के कारण होने वाले प्रदूषण को शामिल किया गया। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर अनन्या मिश्रा। बताइए अनन्या, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? जी मैम, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सुबह से ही हम सभी इस महत्वपूर्ण बात पर अपनी नज़र रखे हुए थे। मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन काफ़ी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल था। कोर्ट ने बिना किसी एक स्टेट को डायरेक्टली ब्लेम किए हुए मैटर को एक इनकॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करने का रास्ता चूज किया। ये अप्रोच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है, जहाँ सेंटर और स्टेट्स मिलकर दोनों ही सोल्यूशन निकालते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन के साथ ही सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि यमुना पॉल्यूशन सिर्फ हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली को भी अपना सीवेज और डिस्चार्ज कंट्रोल करना होगा। मेरे हिसाब से ये डिसीजन जुडिशियल रिस्ट्रेंट और सस्टेनेबल गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि हम खराब परिस्थितियों में झुग्गियों में रहने वालों के प्रति पूरी हमदर्दी रखते हैं। सबको साफ सुथरी और बेहतर जगह रहने का अधिकार है। मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और रेलवे ने अपना जवाब दाखिल किया है। 13 जमीनों पर फ्री होल्ड है। राज्य और रेलवे दोनों हर्जाना देंगे। रेलवे को ट्रैक बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। नदी की वजह से दिक्कत हो रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि रेलवे ने बिना प्लान बताए कह दिया कि 36 एकड़ जमीन देने की जरूरत है। एक्सपेंशन प्लान नहीं बनाया। इस इलाके में 50,000 लोग रह रहे हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि एक साथ 5,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसे हैं उन्हें हटाना ही होगा। कोर्ट ने भी कहा कि ये सरकार की जमीन है, इस पर आखिरकार कब्जा है, यह हटाना चाहिए, जिसका विरोध करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बाद में रेगुलराइज किया गया था। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये पट्टे की जमीन है और रेलवे ने इससे पहले कभी भी इस जमीन की मांग नहीं की। रेलवे के पास पहले भी बनभूलपुरा के बगल में ही खाली जमीन पड़ी है। अगर रेलवे को वाकई में जमीन की जरूरत है तो इसका इस्तेमाल करें। प्रशांत भूषण की दलील पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कब्जा करने वाले थोड़े ही तय करेंगे कि आखिरी रेलवे को किस जमीन का इस्तेमाल करना है। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जो लोग योग्य हैं उन्हें तो सरकारी आवास मिल जाएगा, लेकिन क्या सरकार मानती है कि पंच परिवार वहां पर है? वहां खाली जमीन रेलवे के पास पड़ी है। रेलवे हवा में बात कर रही है। रेलवे ने हाईकोर्ट के सामने एक्सपेंशन प्लान को लेकर कुछ नहीं कहा था। पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक विस्तृत आदेश दे चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी उत्तराखंड में आखिरी जगह है जहां तक रेलवे का विस्तार हो सकता है। इसके बाद पहाड़ का इलाका शुरू हो जाता है। केंद्र सरकार की तरफ एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार लोगों के विस्थापन के बाद जो पात्र हैं उनको 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। केंद्र सरकार की दलील पर प्रशांत भूषण ने कहा कि यहाँ करीब 30,000 लोग ऐसे हैं जो पिछले 60-70 साल से रह रहे हैं। सभी को मकान नहीं मिलेगा। क्या सरकार सबको मकान दे पाएगी? दिल्ली की झुग्गी पॉलिसी में तो दूसरी जगह मकान देने के लिए कट ऑफ डेट है। ऐसे में सबका पुनर्वास हो जाए ये संभव नहीं है। अब अप्रैल में होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयर की अपनी कर्मचारी को मुआवजे के पेमेंट में देरी के लिए पेनल्टी भरने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं डाली जा सकती। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसमें एम्प्लॉयर के मुआवजे के पेमेंट में देरी के लिए कर्मचारी को पेनल्टी भरने की जिम्मेदारी अपील करने
वाले न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली गई थी। ये मामला एक कमर्शियल ड्राइवर की मौत से जुड़ा है जो अपने एम्प्लॉयर की गाड़ी चलाते समय गिर गया। उसके कानूनी वारिसों ने एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के तहत कमिश्नर से मुआवजे की मांग की। कमिश्नर ने 12% ब्याज के साथ 7,36,000 मुआवजा दिया और पेमेंट में देरी के लिए एम्प्लॉयर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जबकि एम्प्लॉयर ने जवाब नहीं दिया तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 की धारा 4A उपधारा 3 उपधारा B के तहत 35% की पेनल्टी लगाई गई। इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन और इंटरेस्ट की जिम्मेदारी तो मान ली, लेकिन पेनल्टी को चुनौती दी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को न सिर्फ कंपनसेशन और इंटरेस्ट बल्कि पेनल्टी भी देने का निर्देश दिया, जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सामने अपील करने वाले इंश्योरेंस कंपनी ने वेद प्रकाश गर्ग बनाम प्रेमी देवी के आधार पर दलील दी और कहा कि क्योंकि इस नियम के तहत पेनल्टी लगाना एम्प्लॉयर की निजी गलती और लापरवाही का नतीजा है। अपील करने वाले की दलील में दम पाते हुए जस्टिस अरविंद कुमार के लिखे फैसले में कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी को एम्प्लॉयर की निजी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा, जब कानून ने खुद एम्प्लॉयर को 1 महीने के अंदर पेमेंट करने के लिए मजबूर किया तो ऐसी जिम्मेदारी को किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी के तहत या कानूनी जिम्मेदारी को दरकिनार करने के तौर पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये उस प्रोविजन के तहत सोचे गए कानूनी इरादे की अनदेखी करने जैसा होगा। कोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए विवादित जजमेंट और ऑर्डर को रद्द किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 की धारा 4A उपधारा 3 उपधारा B के तहत पेनल्टी देने की जिम्मेदारी अपीलेंट इंश्योरेंस कंपनी पर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू के AIMS को निर्देश दिया है कि वो पूर्व कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कय्यूम की चिकित्सा जांच के लिए एक टीम गठित करे, जो वर्तमान में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में जेल में है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें न्यायाधीश MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह शामिल हैं, उन्होंने कय्यूम की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें बाबर कादरी हत्याकांड में चिकित्सा जमानत देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने कहा, हम केवल कय्यूम की चिकित्सा स्थिति पर विचार कर रहे हैं, इसके लिए हम AIMS जम्मू के निदेशक को एक विशेष चिकित्सा टीम गठित करने का निर्देश देते हैं ताकि उनकी जांच की जा सके, जिसमें उन्हें देखभाल की आवश्यकता है या नहीं। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि चिकित्सा रिपोर्ट में जम्मू में उपलब्ध सुविधाओं और क्या कय्यूम को आगे के इलाज के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। कय्यूम को 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जब उन पर आरोप लगाया गया था कि वे अधिवक्ता बाबर कादरी की हत्या की साजिश में शामिल थे। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1967 यूपीए की तहत मामला दर्ज किया गया था। कय्यूम की याचिका, जमानत की याचिका पहले ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में कय्यूम के वकील ने उनकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर जमानत की मांग की। उन्होंने कहा, कय्यूम 77 वर्ष के हैं, उनकी एक ही गुर्दा है और उनके पास हृदय पेसमेकर है। हम उनकी पैलिएटिव देखभाल के लिए विचार करने की मांग कर रहे हैं। यूनियन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि कय्यूम की नियमित जांच की जा रही है और उनकी स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा, उन्हें जब भी आवश्यकता होती है सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा रहा है। बेंच ने कहा कि वे मामले के गुणों के आधार पर जमानत नहीं देंगे, लेकिन उनकी चिकित्सा स्थिति की जांच करेंगे। गुणों के आधार पर हम हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि चिकित्सा आधार पर एक चिकित्सा टीम गठित की जाएगी ताकि उनकी जांच की जा सके, अन्यथा हम कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को कांतारा फिल्म के संदर्भ में दिए गए बयान के लिए फटकार लगाई है। न्यायाधीश M नागप्रसन्ना ने कहा कि सिंह का बयान एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। उन्होंने कहा, आप रणवीर सिंह या कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। हम देखेंगे कि क्या इसमें गुनाह का इंटेंशन है।
आप एक अभिनेता हैं, आपका लोगों पर प्रभाव है, आपको जिम्मेदार होना होगा। हालांकि कोर्ट ने सिंह को अग्रिम जमानत दे दी, बशर्ते वो जांच में सहयोग करें। कोर्ट ने राज्य को भी निर्देश दिया कि वो सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई 3 मार्च तक न करें, जब अगली सुनवाई होगी। सिंह के वकील ने कहा कि उनके मुकव्विल ने बयान के लिए माफी मांग ली है और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि एक अभिनेता के रूप में सिंह को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए था। उन्होंने कहा, आपने बिना शोध किए एक देवी के बारे में बयान दिया, ये गलत है। आपको किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। इस मामले में सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धार्मिक द्वेष, 299 धार्मिक अपमान और 302 सार्वजनिक उपद्रव के तहत मामला दर्ज किया गया है। रणवीर सिंह ने कोर्ट में कहा कि उनका बयान गलत समझा गया था और उनका किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इंतजाम नहीं था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। चिब को 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने चिब की 7 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 4 दिनों की हिरासत को मंजूर किया। पुलिस का आरोप है कि चिब विरोध प्रदर्शन के पीछे का मुख्य व्यक्ति था और उसने अपने उपकरणों के पासवर्ड नहीं दिए। चिब के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत की मांग का उद्देश्य तुच्छ है और पूछताछ के लिए हिरासत की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चिब घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और इस तरह के विरोध प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में आम है। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को हिरासत में लेकर करीब 20 घंटे तक पूछताछ की। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। तिरुवल्लुर के सांसद शशिकांत सेंथिल ने एक्स पर पोस्ट किया, 20 घंटे से अधिक पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी से उदय भानु को सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। हमें उदय और यूथ कांग्रेस के योद्धाओं पर गर्व है। देश के युवाओं के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 20 फरवरी को हुए विरोध प्रदर्शन में आईवाईसी के सदस्यों ने शर्ट उतारकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और भारत अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना करने वाले नारे लगाए थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है और उत्तर प्रदेश का गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून वयस्कों के बीच अंतरधार्मिक संबंधों पर रोक नहीं लगाता है। यह निर्णय एक हेबियस कॉर्पस याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक अंतरधार्मिक जोड़े को उनके परिवारों द्वारा गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है। न्यायाधीश पंकज भाटिया की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय दोनों ही व्यक्तिगत निर्णयों में एक व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करते हैं, जैसे कि जीवन साथी चुनना, चाहे उनकी धार्मिक पुष्टि पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कोर्ट ने तर्क को खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश अनधिकृत अधिनियम धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम को केवल इसलिए लागू किया जा सकता है क्योंकि 2 वयस्क अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से हैं। कोर्ट ने कहा कि ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी के मामलों को लक्षित करता है, न कि सहमति से वयस्क संबंधों को। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर एक वयस्क किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ संबंध में रहने का फैसला करता है तो कानून उनके निजी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बेंच ने यह भी दोहराया कि राज्य के संस्थान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुक्त अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों को मजबूत करता है कि विवाह और साझेदारी से संबंधित व्यक्तिगत विकल्प व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं और उन्हें गैरकानूनी धर्म परिवर्तन कानूनों के गलत आवेदन से सीमित नहीं किया जा सकता है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन कानून के मुख्य बिंदु क्या हैं। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 को एनालाइज करते वक्त स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दोनों को देखना जरूरी है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव फोर्स,
फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या एल्यूरमेंट के थ्रू होने वाले रिलीजियस कन्वर्जन को रोकना है। सेक्शन 3 अनलॉफुल कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 5 के तहत कन्वर्जन से पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले प्रायर डिक्लेरेशन देना होता है और रिलीजन कन्वर्ट करवाने वाले व्यक्ति को भी इंटीमेशन देना पड़ता है। सेक्शन 4 पनिशमेंट प्रोवाइड करता है जनरल केसेस में 1 से 5 साल तक की इम्प्रिजमेंट, जबकि माइनर, वुमेन या SC/ST विक्टिम होने पर 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 8 बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर शिफ्ट पड़ता है और सेक्शन 10 में ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 रेलिवेंट हैं। नूरी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है सिर्फ इंटरफेथ मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप को अनलॉफुल कन्वर्जन नहीं माना जा सकता जब तक फोर्स या फ्रॉड का क्लियर एविडेंस ना हो। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। अगली खबर, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि कैदियों को नियमित चिकित्सा जांच और उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुसार आहार का अधिकार है। न्यायाधीश GR स्वामीनाथन और R कलामिमाथी की बेंच ने कहा कि कैदी पूरी तरह से राज्य की देखभाल, हिरासत और नियंत्रण में रहते हैं, इसलिए जेल अधिकारियों को कैदियों के स्वास्थ्य स्थितियों के लिए समय पर निदान, उचित चिकित्सा देखभाल और उचित आवास सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कैदियों की आहार आवश्यकताएं उनकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। कुछ कैदियों को गुर्दे की समस्या हो सकती है, उनके आहार में कम नमक होना चाहिए। कुछ कैदी में डायबिटीज हो सकते हैं, उनके भोजन व्यवस्था अलग होनी चाहिए। जेल अधिकारियों को प्रत्येक कैदी की अनोखी शारीरिक स्थिति के लिए उपयुक्त आहार प्रदान करना होगा। ये निर्णय कलाई सेल्वी द्वारा अपने पिता मुरुगेसेन के लिए 28 दिनों की साधारण छुट्टी के लिए दायर की गई याचिका पर आया, जो पलायमकोट्टी केंद्र जेल में उम्र कारावास की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हम ये मानते हैं कि प्रत्येक कैदी को नियमित चिकित्सा जांच का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.